नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग जो है देखेंगे पीरियोडिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम जिन किसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जिन किसी प्रॉपर्टीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट करके एक्सप्लेन करते हैं, उन पे हम चर्चा आज करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। पहला देखते हैं डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन in bonding in a non-metal। अगर हम इसको देखें, नॉन मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स जो है मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि उस नॉन मेटल और उससे जो एटम जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पर्याप्त डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल के, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे अगर हम फास्फोरस में देखें, फास्फोरस में 3 क्लोरीन जुड़ा है, PCl3 बना रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यदि यह क्लोरीन से फिर से जुड़ रहा है तो इस क्लोरीन से जुड़ने के लिए ये अपने एक p और एक d ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है। यानी इसका एक d ऑर्बिटल जब तक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक फास्फोरस पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके वैलेंस सेल में देखें तो 3s 3p और ये 3p है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें सभी में एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये आबंधन में भाग लेते हैं, PCl3 बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा बचा रहता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अयुग्मित हो जाए, यह इलेक्ट्रॉन पेयर यदि अनपेयर हो जाए तो यह भी बॉन्डिंग में भाग ले सकता है। अनपेयरिंग के लिए क्या चाहिए, हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर किसी वैकेंट ऑर्बिट में ले जाए तो वैकेंट ऑर्बिट D है, 3D ही है। तो जब तक हम एक इस 3D में नहीं डालेंगे तब तक हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और फास्फोरस से 5 क्लोरीन नहीं जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम एक d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। एक हमारा d ऑर्बिटल जो है यहाँ से निकल करके 3s से निकल करके 3d में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तभी जो है हम फास्फोरस से 5 समूह जोड़ सकते हैं। तो एक D की आवश्यकता है। ये D कब इन्वॉल्व होगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में? यह D आबंधन तब करता है जब जो एटम फास्फोरस पर जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्याप्त हो। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्याप्त नहीं होगी तो ये अपने D ऑर्बिटल को इससे जोड़ने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। तो फास्फोरस यूज करता है क्योंकि क्लोरीन जो इससे जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फास्फोरस अपने d ऑर्बिटल को यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग के लिए। दूसरा जो है, जैसे क्लोरीन के अलावा अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है,
ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सभी अगर कहीं यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे भी जो सेंट्रल एटम है वो अपने डी ऑर्बिटल को यूज कर सकता है इन सबसे आबंधन के लिए, क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्याप्त है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर्याप्त नहीं होगा तो सेंट्रल एटम अपने डी सबसेल के ऑर्बिटल को बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे CCl5 मैंने देखा, SF6 सल्फर अपने डी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग के लिए, और ऐसा तभी संभव है जब सल्फर से फ्लोरीन जुड़ रहा हो, यानी सल्फर और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पर्याप्त डिफरेंस FeF4 है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में भी जिनॉन अपने डी सबसेल के ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग के लिए, और ऐसा तभी संभव है जब इससे फ्लोरीन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, इस तरह के, अर्थात बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम जब जुड़ेंगे तभी ऐसा हो पाता है, तभी इस प्रकार की बॉन्डिंग हो पाती है। अब देखते हैं अगला एप्लीकेशन जो है, अगला की एप्लीकेशन हम देखेंगे एसिड बेस स्ट्रेन। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन है एसिड बेस स्ट्रेन। कोई ऑक्साइड या कोई ऑक्सी एसिड एसिडिक है, या कोई ऑक्सी एसिड स्ट्रांग है कि वीक एसिड है, किसी ऑक्साइड की का एसिडिक और बेसिक नेचर या ऑक्सी एसिड्स का एसिड स्ट्रेंथ हम जो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देख पाते हैं। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे उसके ऑक्साइड्स का या ऑक्सी एसिड्स का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है। फिर से ध्यान दें, किसी भी ऑक्साइड्स में या ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हम Na2O लें, सोडियम ऑक्साइड लें, या MgO लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लें, सिलिकॉन ऑक्साइड लें, Si2O3 लें, सॉरी SiO2 लें, या फिर जो है हम फास्फोरस ऑक्साइड लें, P4O10 लें, P4O10, सल्फर के ऑक्साइड लें, सल्फर के ऑक्साइड लें, SO3, और Cl2O7 लें, इनको लें। तो इनमें देखिए हम जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन से जो एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ इसका अधिक होगा। तो इस ये जो है वेरी वीक बेस होगा, वीक एसिड अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो किसी बेस का या किसी एसिड का एसिड स्ट्रेंथ हम उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देख सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे FeO लें,
और Fe2O3 लें। इनमें देखिए दोनों में जो मेटल है वो सेम है, एक ही मेटल के दोनों ऑक्साइड हैं, बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है और इसमें क्या है +3 है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये या हम कहें लेस बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या हम कहें वीक बेस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैसे कुछ और एसिड्स लें, ऑक्साइड लें, जैसे हम ऑक्सी एसिड लें, HClO लें, HClO2 लें, HClO3 लें, HClO4, इनमें देखिए इनका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका +3 है, इसका +5 है, इसका +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन का वो बढ़ रहा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब कि एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो एसिड स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, यह भी इंक्रीज करता है, एसिड स्ट्रेंथ भी इनका बढ़ता है। अगला अगर हम देखें किसी बॉन्ड में, जैसे कोई ऑक्सी एसिड है, वो एसिड की तरह बेस करेगा कि बिहेव करेगा कि बेस की तरह। कोई कंपाउंड अगर हमारे पास सपोज कर लें AOA, अब इसमें देखिए अगर ये बॉन्ड टूटता है ना, तो ये AO- + H+ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो A+ + OH-, यहाँ पे क्या है एसिड है और यहाँ पे क्या है ये बेस है। तो कब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, कब बेस की तरह बिहेव करेगा, ये काफी कुछ डिपेंड करता है इन बॉन्ड की, ये जो बॉन्ड है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यदि OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है AO से, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका, OA का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OA का हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OH का, ठीक है, यदि ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस AO से, अगर ऐसा है तब OH बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। देन क्या होगा, ये OH बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, OH बॉन्ड विल डिसोसिएट, तब OH बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। अगर हम वाटर में इसको डिजॉल्व करें, AOH और H2O में डिजॉल्व करें, तो ये AO- + H3O+ होगा, AO- + H3O+, ठीक है। दूसरा, यदि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यदि AO बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब ये टूट के क्या देगा, तब ये टूट के OH देगा। यदि AOA में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, AO का, ये ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OH से, तब जो है कौन सा बॉन्ड, तब ये बॉन्ड AO बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, AO बॉन्ड डिसोसिएट करता है, तब कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट करता है, AO बॉन्ड। देखिए यदि आप AOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो वाटर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और हमें मिलेगा AOH प्लस प्लस OH माइनस। इस तरह से OH आयन होता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये डिपेंड करता है किस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यदि जो है AO बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो AO बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं कलर ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का कलर देखा जाएगा। कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द कंपाउंड। देखिए, जिन कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड जिनमें DD ट्रांजिशन नहीं होता, वैसे हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल आयंस या उनके जो साल्ट हैं या कंपाउंड हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर का कारण क्या है? DD ट्रांजिशन। बट ढेर सारे ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर ऐसे उनके कंपाउंड हैं जिनमें DD ट्रांजिशन नहीं होता बट वो कलर्ड होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि MnO4 या K2Cr2O7 है। यहाँ मैंगनीज का देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 होता है। अर्थात यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो 3D में 5 होता है, 4s में 2 होता है। जैसे ये +7 स्टेट में जाएगा, इसके ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अर्थात इसका D वैकेंट हो जाएगा। इसके D सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये कलर होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है, रेड पर्पल कलर। इसके रेड पर्पल कलर का कारण क्या है? कारण यहाँ है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर बैंड के कारण ही इनमें कलर मिलता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर कहाँ से होता है? सामान्यतः लिगेंड से मेटल पर होता है, या जो नॉन मेटल है उससे मेटल पर होता है। ठीक है, और इसी से जो है हमें इनमें कलर मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर ही यहाँ कलर उत्पन्न करने का कारण है। अब देखिए, सामान्यतः चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? जो चार्ज ट्रांसफर है वो लिगेंड से मेटल से होता है। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? लिगेंड से मेटल। इसके लिए क्या चाहिए, यानी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो फेवरेबल होगा इसके चार्ज ट्रांसफर के लिए, कलर को फेवर करेगा? देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, साइज स्मॉल हो, और अर्थात इसका पोलराइजिंग पावर अधिक हो, इसका हाई चार्ज हो, ये फेवर करता है। दूसरा, इसकी स्मॉल साइज फेवर करता है। तीसरा जो है, इसका पोलराइजेबिलिटी अधिक हो, हाई पोलराइजिंग पावर इसका उच्च पोलराइजिंग पावर। अगर ये है तो ये लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर को फेवर करता है। लेकिन इसके लिए क्या है? लिगेंड कैसा हो? लिगेंड लार्ज साइज का हो, इस पे हाई चार्ज हो, उसके बाद लार्ज साइज हो। तीसरा जो है, इसकी हाई पोलराइजेबिलिटी हो, पोलराइजेबिलिटी हाई हो।
अगर ये कंडीशंस हैं तो ये कंडीशन फेवर करते हैं चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। यदि जो है पोलराइजेबिलिटी किसी मेटल का बढ़ता है अर्थात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तब चार्ज ट्रांसफर को वो फेवर करता है। एक तो लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ी होती है अर्थात लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है ना। स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो जो नॉन मेटल लार्ज साइज के होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनकी पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है और वे चार्ज ट्रांसफर को ज़्यादा फेवर करते हैं, ज़्यादा अनुकूल होता है उनमें चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। देखिए कुछ अगर हम देखें तो जब मेटल और लिगेंड, मेटल या नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि 20% के आसपास हो या उससे कम हो, तब वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, तब उनमें चार्ज ट्रांसफर सरलता से होता है। और यदि आयनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में यदि आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20% हो, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर 80 या उससे ज्यादा हो। कोवैलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? जब यह सरलता से पोलराइज होगा, ठीक है। तो यदि जो है किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20% है, तब वो कलर्ड हो जाता है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक है। यदि आयनिक कैरेक्टर ये कितना है? लेस देन 20%, देन कंपाउंड क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड हमें मिलते हैं यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन, यदि आयनिक कैरेक्टर कितना है? लेस देन 20% है, तब कंपाउंड कलर होते हैं। और यदि यह आयनिक कैरेक्टर घटता जाए तो कंपाउंड जो है येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड और रेड से फाइनली ब्लैक होता जाता है। तो यदि कंपाउंड जो है, यदि जो आयनिक कैरेक्टर है वो लेस देन 20% हो जाए, इफ इट डिक्रीजेस, इट का मतलब आयनिक कैरेक्टर, यदि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, देन कलर कहां से कहां चेंज होता है? तब उस कंडीशन में कलर जो है येलो, रेड और फाइनली ब्लैक। अब देखिए, अगर जो है ये आयनिक कैरेक्टर 20% के इर्द गिर्द है तो कंपाउंड कलर होता है। यदि इसके नीचे आता है, आयनिक कैरेक्टर 20% के नीचे गिरता है, तो जो कलर है वो जो है कहां से येलो से कहां तक आता है? येलो पहले लाइट, या पहले तो येलो से ऑरेंज आता है, ऑरेंज, और ऑरेंज से फिर रेड, और रेड से फाइनली ये ब्लैक हो जाता है। तो जो कलर है येलो, ऑरेंज, रेड और फाइनली ब्लैक इस तरह से चेंज होता है, ठीक है ना। तो यदि कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है, तब तो वह कंपाउंड कलर होगा, अदरवाइज कलर रेयर मिलते हैं। इस प्रोसेस से चार्ज ट्रांसफर वाली मैकेनिज्म से कलर फिर नहीं मिलता, किसी दूसरे प्रोसेस से मिलेगा, कंपाउंड कलर होगा, बट चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस से नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम देखें, यदि हम जो है देखें सिल्वर क्लोराइड, इसमें 80% आयनिक कैरेक्टर होता है और ये व्हाइट होता है, कलर नहीं होता। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड में देखें, इसमें 24% आयनिक कैरेक्टर है, यानी 20% के इर्द गिर्द है, ये हल्का पीला होता है, लाइट
येलो होता है, लाइट येलो होता है। और जो है यदि हम सिल्वर आयोडाइड में देखें, सिल्वर आयोडाइड में इसमें केवल 15% आयनिक कैरेक्टर होता है, ये येलो होता है, येलो होता है। और यदि हम सिल्वर सल्फाइड लें Ag2S, तो इसमें जो है केवल 4% आयनिक कैरेक्टर होता है और ये फाइनली क्या हो जाता है, ये ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ठीक ना, ब्लैक हो जाता है। तो ये इस तरह से कलर चेंज होता है। यदि हम पोलराइजेबिलिटी देखें तो सल्फाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आयोडाइड की होती है, फिर ब्रोमाइड की होती है, फिर क्लोराइड की। जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी घट रही है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, सॉरी आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और कंपाउंड कलरलेस हो जा रहा है। इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसके कंपाउंड में इसमें कम होगा। तो इसलिए जो है सल्फाइड जो है देखिए ब्लैक हो गया 4% आयनिक कैरेक्टर के साथ, और सिल्वर क्लोराइड 80% आयनिक कैरेक्टर के साथ, व्हाइट है, सफेद है। तो ये रहा एप्लीकेशन। अब आगे नेक्स्ट जो पीरियोडिक ट्रेंड हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड हमने देखा, उसके बाद हमने उसका एप्लीकेशन देखा। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Periodic trend of melting and boiling point। melting point, boiling point किस प्रकार से वेरी करते हैं, इन पर चर्चा अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं, तो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ब्लॉक के, जैसे हम कहें जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनमें किस प्रकार का वेरिएशन है, इस पे चर्चा अगली क्लास में देखते हैं।